कॉमन स्टॉक्स इज, तो हमारे एनालिसिस में जब हम कॉमन स्टॉक के फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हैं तो क्या आ जाता है, इंडस्ट्री एनालिसिस। हमने अभी तक इकोनॉमी एनालिसिस की, इकोनॉमिक एनालिसिस किया, कॉन्सेप्ट ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू को समझा। अब हम आ जा रहे हैं प्योरली इंडस्ट्री के बारे में, जिस इंडस्ट्री पे ऑपरेट करना है। देखो इकोनॉमी इज नो डाउट वेरी इंपॉर्टेंट, बट उसके हिसाब से इंडस्ट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक लास्ट ईयर का ही ले लो सिनेरियो, 19 में सारी इंडस्ट्रीज मतलब डाउनफॉल में जा रही थी, बट हेल्थ केयर इंडस्ट्री फ्लोरिश कर रही थी। तो इंडस्ट्री एनालिसिस इज ऑल द वे very important. Convinced that the economy and the market are attractive from the standpoint of investing in common stock, the investor should proceed to consider those industries that possess the most opportunities in the coming year. The significance of industry analysis can be established by considering the performance of other industries too in a similar fashion. The analysis indicates the value to investors in selecting certain industry while avoiding others. Industry analysis से क्या होगा, इन्वेस्टर्स को समझ में आएगा किस इंडस्ट्री पे पैसे लगाने हैं और किस इंडस्ट्री को अवॉइड करना है. The analysis also establishes the need for investors to continue analyzing industries by showing the inconsistency of industry performance over consecutive yearly period. देखो हम लोग को समझने की जरूरत है कि कितना कंसिस्टेंसी, कितना कंसिस्टेंट रिकॉर्ड है, किस इंडस्ट्री का रिकॉर्ड कैसा है, कितना कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी वो दे रहे हैं, डिविडेंड डिक्लेयर करें, ये सारी चीज हमको देखना है. इंडस्ट्री एनालिसिस यूजुअली इन्वॉल्व सेवरल स्टेप्स. एज अ फर्स्ट स्टेप इंडस्ट्रीज आर एनालाइज इन टर्म्स ऑफ द स्टेज इन द लाइफ साइकिल. तो फर्स्ट स्टेज में हम लोग क्या देखते हैं, जिस इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं वो अपने इंडस्ट्री लाइफ साइकिल के किस स्टेज में है, whether it is in introduction stage or exploration, maturation, maturity stage, कौन से स्टेज में, वो हमको देखना है. The idea is to assess the general health and current position of the industry. तो ये हम लोग को देखना क्यों है, सिंपल सी बात है, हम लोग को एक जनरल हेल्थ एंड द पोजीशन, करंट पोजीशन ऑफ द इंडस्ट्री इज रिक्वायर्ड. हमें ये समझना, ये पैटर्न को समझने की जरूरत है. This may be followed by an assessment of the position of the industry in relation to the business cycle and macroeconomic condition, an analysis of the competitive structure prevailing in the industry, and a study of the impact of changes in government policy on the industry. देखो हेल्थ एंड करंट पोजीशन हम किस तरीके से समझ पाएंगे, इसके लिए मुझे समझना पड़ेगा हमारे इंडस्ट्री में कॉम्पिटिटर्स कैसे हैं. ठीक है, कॉम्पिटिटर्स कैसे हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज का क्या इम्पैक्ट हो रहा है, ये सारी कुछ चीजें इंडस्ट्री एनालिसिस में हमको हेल्प करेंगी. ठीक है, की कैरेक्टरिस्टिक इन एन इंडस्ट्री एनालिसिस, बोलो कुछ प्रॉब्लम है? नहीं. की कैरेक्टरिस्टिक्स इन एन इंडस्ट्री एनालिसिस. अभी की कैरेक्टरिस्टिक जो हमें समझना है क्या क्या है. फर्स्ट वन इज पास्ट सेल्स एंड अर्निंग्स गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. जब पढ़ लो लिख लो जाके अच्छे से, पापा से दिख लो, पापा हैं. पापा बाथरूम में. जब है देखो की कैरेक्टरिस्टिक इंडस्ट्री एनालिसिस में जब हम बात कर रहे हैं, फर्स्ट आ जाता है उसमें पास्ट सेल्स एंड अर्निंग्स परफॉर्मेंस. ये तो क्लियर है कि पास्ट सेल्स कैसा है. For an analyst, the past sales and earning performance of a firm form a crucial input in the forecasting future trend. सीधी सी बात है, हमारा पुराना क्या है, पुराना हिस्ट्री को जब हम देखते हैं, जैसे हम अगर किसी की भी प्रोजेक्शन करनी हो तो हम एक पास्ट ट्रेंड देखेंगे कि भाई ये कंपनी किस तरीके का परफॉर्मेंस कर रही है. जैसे आप कोई भी कंपनी ले लो, कौन सी कंपनी तू लेगी बोलो, कौन सी कंपनी लूं? बैंक ऑफ बड़ौदा. मेरा भी तो बैंक ऑफ बड़ौदा. देखो यहाँ पर दिखा रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा का एक 3 हॉर्स रेस में दिखा रहा है, क्या है देखें, देखो ग्रो बैंक ऑफ बड़ौदा, HDFC, एक्सिस बैंक, इनका एक टोटल सिनेरियो बता रहा है क्या है, कॉर्पोरेट लोन्स एंड और किस तरह का लोन्स वगैरह उन लोगों ने दिया है, कंसोलिडेट
3 in 1 Bank of Baroda, Vijay Bank deposit savings post merger. ठीक से दिख नहीं रहा. अच्छा. Public sector leading bank, Bank of Baroda, saw swift recovery from the pandemic as most operating metrics for Q2 improve. Okay. ये देखो, ये वाला थोड़ा सा अच्छे से दिखा रहा है तो हम लोग को समझने में इजी होगी. कि बंद है सीसीटीवी. ये देखो, अब पढ़ाने देना बाप तेरी, जा अभी थोड़ी देर बाद तुमको सारा क्वेश्चन का प्रॉब्लम सॉल्व करूँगी. देखो यहाँ पे पब्लिक सेक्टर बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में जैसा हमें दिखा रहा है, स्विफ्ट रिकवरी फ्रॉम द पैंडेमिक एज मोस्ट ऑपरेटिंग मेट्रिक्स फॉर Q2 इम्प्रूव. इसका मतलब क्या बता रहे हैं कि ऑपरेटिंग जो मेट्रिक्स है, मतलब ऑपरेटिंग मेट्रिक्स मतलब क्या, कंपनी कैसा ऑपरेट कर रही है उसके जो मेजर करने का जो हमारे पास क्या बोलते हैं, कुछ टूल्स तो रहने चाहिए ना, तो उस टूल्स को हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं, ऑपरेटिंग मैट्रिक्स. तो ऑपरेटिंग मैट्रिक्स में देख रहे हैं एक इम्प्रूवमेंट आ रही है. तो यहाँ पर देखो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिखा रहा है इन क्वार्टर, इन करोड़ सॉरी. नेट इंटरेस्ट इनकम कितना है, लोन ग्रोथ के बारे में बता रहे हैं. लोन ग्रोथ, ये जाओ ना बेटा जाओ, थोड़ा पढ़ाने दो. तो यहाँ पे ये 3 क्राइटेरियाज हैं जो दिखा रहा है. तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसा रहा है वो दिख रहा है हम लोग को, ये ग्रोथ था, फिर यहाँ पे थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ, फिर और भी डिक्लाइन हुआ 21 में, फिर Q2 में यहाँ पे बता रहे हैं Q2 फॉर द ईयर 2021, ये ऐसे बता रहे हैं, ऊपर की तरफ दिखा रहा है. तो 1 और 2 दो क्वार्टर. तो ये हम लोग एक पैटर्न देखो, ये नीचे आ रहा है फिर ऊपर जा रहा है फिर नीचे. तो हम लोग को ये जो पैटर्न है, ये जो ऐसे ऊपर यहाँ से देखो फिर ऊपर उठते जा रहा है. Q3 4 ऐसे 20 में उठते ही गया है. अभी ये थोड़ा सा डिक्लाइन की तरफ दिखा रहा है. तो ये जो एक पास सेल्स है या अर्निंग परफॉर्मेंस है, किस तरीके का परफॉर्मेंस, देखो ये इस रेंज में ही है परफॉर्मेंस, इस रेंज में ही है. अब ऊपर ही उठ रहा है ना, इससे नीचे तो नहीं आ रहा है. ये वाला देखो यहाँ इसके यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आया, यहाँ पर गैप हुआ, अच्छा ठीक है. अदरवाइज देखो ऑलमोस्ट ठीक है, इधर पे थोड़ा सा गैप था बट ऑलमोस्ट एक लेवल पे ही 5000 के ऊपर के ही लेवल पे है, ठीक है ना. तो ये हमें एक ट्रेंड को फोरकास्ट करने में, जाना ऊपर. दिस इज नॉट टू से दैट द फर्म इज गोइंग टू रिपीट द सेम परफॉर्मेंस अगेन. ऐसी कोई जरूरी नहीं कि परफॉर्मेंस रिपीट होगी, बट वी कैन एक्सपेक्ट इट. Rather, the analyst is more interested in examining the contribution of various factors in past so that the relevance of these factors individually and relatively can be properly evaluated under present condition. देखो कितना परफॉर्मेंस था, क्या था, वो इम्पोर्टेंट नहीं है कि कंपनी की परफॉर्मेंस 7028 थी या कंपनी की परफॉर्मेंस 7508 है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है. इम्पोर्टेंट है कि ये जो आया है 7028 आया था, ध्यान से ये जो परफॉर्मेंस आई थी, इस परफॉर्मेंस में क्या क्या फैक्टर्स हैं, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूटेड. क्योंकि क्या फैक्टर्स के कारण अभी अच्छे रिजल्ट्स आए थे उस साल, और वो फैक्टर्स क्या अभी भी वो फैक्टर्स उतना ही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. हो सकता है ना कंपनी को एक बहुत अच्छा ऑर्डर मिल गया उस टाइम में, उसके कारण परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, तो वो फैक्टर्स क्या अभी भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, सेम फैक्टर है या और कोई फैक्टर है. तो वो चीज यहाँ मैटर कर रही है. एनालिस्ट को वो देखने की जरूरत है कि क्या फैक्टर्स कंट्रीब्यूट किया, क्या वेरिएबल्स कंट्रीब्यूट किया, ठीक है. इन एनी फर्म सेल्स एंड अर्निंग्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल. ये तो नॉर्मल सी बात है ना, कोई भी आप फर्म में चले जाओ वहां पे सेल्स और अर्निंग जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया कोई भी फर्म के लिए. तो अब ये सेल्स और अर्निंग को समझने, दिस वेरिएबल्स विल एग्जिबिट अ डिग्री ऑफ कंसिस्टेंसी ओनली व्हेन द फर्म हैज विदर्ड अ वैरायटी ऑफ इकोनॉमिक कंडीशन. क्योंकि एक कंपनी अगर बहुत वैरायटी ऑफ इकोनॉमिक कंडीशन, रिसेशन आ रहा है, बूम आ रहा है, डिक्लाइन आ रहा है, इन्फ्लेशन आ रहा है, सभी चीजों को, सभी इकोनॉमिक कंडीशन को वो सफर करते करते आई है, फेस करते करते आई है. The analyst from the observation of these variables will be able to judge the stability of the performance in terms of sales and earnings as well as the growth rate. Another crucial factor is that of the relationship between the sales and the fixed cost.
ठीक है। अब दूसरा रिलेशन है हम लोग का सेल्स और फिक्स्ड कॉस्ट का। सेल्स के संग फिक्स्ड कॉस्ट आपका, देखो दो चीज यहाँ पर पास्ट सेल्स और अर्निंग परफॉर्मेंस में जो हम लोग को देखनी है। सबसे पहले फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूटेड वो देखना है, क्या वेरिएबल्स हैं वो देखना है आपको, वेरिएबल्स आपने देखा, कंसिस्टेंसी कितनी है वो देखना है, सेल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट का रेशियो कितना है वो देखना है आपको। Another crucial factor is that of the relationship between the sales and fixed cost. The more the fixed cost, the higher will be the break-even and the higher will be the sales volume to be achieved. Sales cost जितना ज़्यादा हाई रहेगा, BEP break even point मतलब TR is equals to TC. BEP वो कंडीशन है जहाँ पे हमारा टोटल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट। तो जब टोटल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट मतलब मुझे इतना कमाना पड़ेगा। सपोज मैं ले रही हूँ, यहाँ पे आप ले लो, ये हमारा एक फिक्स्ड कॉस्ट है, ठीक है। ये हमारा आ रहा है टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू आ रहा है, और ये हमारा आ रहा है टोटल कॉस्ट। ओके, टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट ये आ रहा है, टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट, सपोज टोटल कॉस्ट ये ऐसे चला जाएगा टोटल रेवेन्यू, ठीक है। एनीवे आपको इसको समझना है, कॉन्सेप्ट यही है कि अगर ये मेरा फिक्स्ड कॉस्ट है तो मैं सपोज मैं 0 स्टूडेंट से पढ़ाना शुरू की तो मेरा एक फिक्स्ड कॉस्ट तो है ही, ठीक है। अब मेरा 1 स्टूडेंट पढ़ा रही हूँ, 2 स्टूडेंट, 3 स्टूडेंट, तो मेरा जो इनकम आ रहा है, इनकम तो आ ही रहा है, ऐसा नहीं कि मेरा रेवेन्यू नहीं आ रहा है। नहीं तो कोई कॉन्सेप्ट समझो, सीधा सा बात है इसमें। मैं जब 0 स्टूडेंट से स्टार्ट की, मेरा खर्चा यहाँ तो एक फिक्स्ड कॉस्ट है, ठीक है। तो मैं इसको लेती हूँ एक, चलो फिक्स्ड कॉस्ट, ये टोटल कॉस्ट ले लो इसको, जहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों को मिला के होता है, ठीक है। अब मेरा रेवेन्यू जो 1 2 3 मैं से स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूँ, तो मेरी रेवेन्यू भी आने शुरू हो गई है, मेरा रेवेन्यू भी जनरेट होना शुरू हो गया है, ठीक है। पर देखो रेवेन्यू जब तक यहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक इस लेवल तक आ रहा है, देखो इस लेवल तक मैं जब तक कमा रही हूँ, ये ना ऐसे सटेगा, यहाँ तक तो सिर्फ फिक्स्ड कॉस्ट को ही मैं कवर कर पा रही हूँ। 3 स्टूडेंट तक सिर्फ मैं फिक्स्ड कॉस्ट को बियर कर पा रही हूँ। जब मैं इधर चली गई इस लेवल पे, तब मैं अपने इस टाइम में मेरा TR इज इक्वल्स टू TC, टोटल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट इस लेवल पर। इसका मतलब इस लेवल तक जब मैं काम करूंगी, सपोज 10 स्टूडेंट हो गया, 10 स्टूडेंट तक जितना मैं इनकम जनरेट करूंगी उस टाइम तक मेरा टोटल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट। तो मेरे पास पैसे आ रहे हैं लेकिन वो मेरे घर में नहीं आ रहे हैं, समझ में आया ये वाला पॉइंट। तो जब यहाँ इसके ऊपर जब हम जाते हैं तो मेरा टोटल रेवेन्यू इंक्रीज होता है और मेरा टोटल कॉस्ट जो है वो डिक्लाइन होता है। धीरे धीरे इसके ऊपर जब हम जाएंगे, मेरा मतलब 10 स्टूडेंट के बाद जब मैं पढ़ाना शुरू करूंगी, मेरा टोटल रेवेन्यू घर आना शुरू होगा, ठीक है। तो दिस इज माय BEP लेवल। तो अगर मेरा फिक्स्ड कॉस्ट ज़्यादा हाई रहेगा तो मेरा BEP भी हाई रहेगा ना, तो मुझे इनकम भी ज़्यादा जनरेट करनी होगी प्रॉफिट के लिए। समझ में आया ऋतुपर्णा? नहीं मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। देखो हम लोग का कोई भी बिजनेस को कर रहे हैं, ये ना एक तो मेरा माउस भी अच्छा नहीं चल रहा है, फिर से मैं एक बार दिखाती हूँ। अरे गजब है। कोई भी जब हम बिजनेस को कर रहे हैं, ठीक है, उसमें कुछ तरह का खर्चा तो होता है ना, बहुत तरह का खर्चा होता है। उसमें हाँ। एक होता है हम लोग का फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट मतलब क्या होता है, देखो 2 तरह का खर्चा होता है। अब ये मैं ले रही हूँ, उसको यहाँ पर ले रही हूँ टोटल कॉस्ट। दिस इज माय टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, ओके।
बहुत कुछ चिक चिक कर रहा है। अब देखो टोटल कॉस्ट मतलब क्या, मेरा टोटल कितना खर्चा हो रहा है। टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। अभी फिक्स्ड हाँ कॉस्ट मतलब क्या है, जैसे मेरा ऑफिस का एक रेंट है तो वो मेरा फिक्स्ड है, या मुझे दो मैनेजर है उसको सैलरी देनी है, वो मेरा फिक्स्ड है। मेरा बिजनेस जैसा भी चले, बहुत बढ़िया चले, अच्छा चले, थोड़ा कम अच्छा चले, बट मेरा वो फिक्स्ड है। मुझे वो इलेक्ट्रिसिटी का बिल या मुझे रेंट उतना देना ही है, मिनिमम एक खर्चा है। तो समझ लो मिनिमम मेरा एक फिक्स्ड कॉस्ट है एक बिजनेस का 10,000 रुपये। ये मेरा बिजनेस का है, छोटा सा बिजनेस है इसीलिए। अभी इसके ऊपर वेरिएबल कॉस्ट यहाँ से आपका ऊपर से शुरू हो रहा है। पर आप जैसे पर स्टूडेंट के पीछे जितना लाइट मेरा जा रहा है उसके ऊपर जा रहा है हमारा वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। तो इसको हाँ हम लोग ऐसे दिखाते नहीं है, तो तुम समझ लो ये ऊपर से, इसके ऊपर एडिशन कुछ खर्चा होगा जिसको हम वेरिएबल कॉस्ट बोलेंगे, ओके। क्योंकि अच्छा वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा अल्टीमेटली, जैसे कोई स्टूडेंट आया तो चाय पानी का खर्चा, एसी चलाना है, हाँ तो जितना हाँ क्लासेस हो रहा है या उतना टीचर को हम पेमेंट कर रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है वेरिएबल पोर्शन है। तो ओके वेरिएबल जो है वो डिपेंड करेगा कितना ज्यादा मेरा प्रोडक्शन हो रहा है या कितना ज्यादा मैं प्रोडक्ट बेच रही हूँ, बना रही हूँ, उसके हिसाब से। जैसे मैं जितना पापड़ बेचूं बनाऊंगी जितना पैकेट, उतना पैकेजिंग का एक खर्चा होगा ना, हाँ वो हो गया मेरा वेरिएबल कॉस्ट। और फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, फिक्स मतलब फिक्स मेरा फिक्स मशीन का खर्चा, रेंट का खर्चा, ये सब तो मेरा फिक्स्ड है, ठीक है। हाँ तो हाँ तो हाँ टोटल कॉस्ट में मेरा फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों आ गए। अब देखो मैं जब 0 यूनिट से स्टार्ट कर रही हूँ, मेरा एक बिजनेस को स्टार्ट किया मैंने 0 यूनिट से, तो हाँ 0 यूनिट में मेरा टोटल जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो तो रहेगा ही फिक्स्ड। बिल्कुल मेरा टोटल कॉस्ट बहुत हाई रहेगा। तब देखो ये जो मेरा अगर सपोज 10,000 रुपये है फिक्स्ड कॉस्ट, तो 0 लेवल पे मेरा ओवरहेड कितना है, 10,000 तो फिक्स्ड कॉस्ट ही है। फर्स्ट हाँ यूनिट जब मैंने बेचा तो मेरा थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन हुआ, बट स्टिल मेरे हाँ पास घर में कुछ नहीं आ रहा है। रेवेन्यू तो आनी शुरू हो गई ना, हाँ रेवेन्यू देखो आपको आनी शुरू हो गई, बट स्टिल अब देखो यहाँ से जैसे आएगा हमारा, मैं ऐसे एक पैटर्न ली, ठीक है, अनोखा सा एक पैटर्न में ली हूँ, ओके। अब देखो यहाँ पे एक सेगमेंट आप ले लो, जैसे यहाँ तक मैं जा रही हूँ, ये एक्चुअली कर्व में ना, कर्व मेन इसमें कर्व है, जो टोटल रेवेन्यू और टोटल जो ये है ये दोनों इंटरैक्ट करेगा एक जगह पर। तो यहाँ पे इंटरैक्ट किया, फिर ऐसे ऊपर गया, ओके। इसमें और कुछ हाथी घोड़ा नहीं है। मेन फंडा ये है कि इस लेवल तक देखो, जो इस लेवल तक है, जैसे 5 स्टूडेंट तक, जब मैं 5 स्टूडेंट तक पढ़ा रही हूँ, मेरा तो फिक्स्ड कॉस्ट के नीचे है ना मेरा इनकम लेवल, हाँ मेरा जो रेवेन्यू लेवल है वो तो यहाँ तक है सब, ओ सॉरी मेरा यहाँ तक है रेवेन्यू वाला जो इधर 4 स्टूडेंट तक, तो इस लेवल तक मेरा फिक्स्ड कॉस्ट तो यहाँ तक है। हाँ देखो ये वाला चीज को अच्छे से समझो, इस लेवल तक तो मेरा फिक्स्ड कॉस्ट के नीचे है मेरा इनकम। तो यहाँ तक हाँ मेरा जो पैसा है वो मेरा घर में नहीं आ रहा है कुछ भी, वो मेरा फिक्स्ड कॉस्ट को, बिजनेस का फिक्स्ड कॉस्ट जो 10,000 है उसको बियर करने में चला जा रहा है। अब यहाँ इस पॉइंट में देखो, ये पॉइंट जहां पर हमारा टोटल रेवेन्यू कर्व और टोटल कॉस्ट कर्व दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है, इस लेवल पे भी क्या हो रहा है, इस लेवल पे बस ऊपर जा रहा है थोड़ा सा कि मेरा वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट को कवर कर रहा है, यहाँ पे भी घर पे नहीं आ रहा है। इस लेवल पे मेरा फिक्स्ड कॉस्ट कवर किया, और इस लेवल पे मेरा जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, मतलब मेरा यहाँ पर जो फिक्स्ड कॉस्ट है और वेरिएबल कॉस्ट है उसको मिला के मेरा रेवेन्यू, मतलब यहाँ इस पॉइंट को बोलते हैं नो प्रॉफिट नो लॉस। बट हमें नो प्रॉफिट नो लॉस सेगमेंट में काम करने से तो नहीं चलेगा, हाँ हम लोग को क्या चाहिए, प्रॉफिट सेगमेंट। तो एक बिजनेस जो है उसको टारगेट करना होता है इसके ऊपर जाने का, टोटल रेवेन्यू जहाँ पे, यहाँ से देखो अब यहाँ से जो है ना इसके ऊपर चली जाएगी टोटल रेवेन्यू, ये ऊपर जाना चाहिए, ये सब हम यहाँ दिखा रहे हैं। ये सेगमेंट तक क्लियर हुआ, जहाँ पे हाँ टोटल हाँ रेवेन्यू, हाँ टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। अब यहाँ से जो है ना हमारी टोटल रेवेन्यू ऐसे ऊपर की तरफ जाती है,
ठीक है, और ये हमारा टोटल कॉस्ट नीचे चला जाता है। बट स्टिल उसके बाद भी अगर हम लोग लॉन्ग रन शॉर्ट रन का और भी कर्व देखेंगे तो वो नीचे भी आ सकती है, उस पर मैं नहीं जा रही हूँ, मैं अभी सिर्फ यहाँ पे फोकस कर रही हूँ जहाँ पे हमारा बीईपी है। सपोज मेरा 10 स्टूडेंट का बीईपी है, तो 10 स्टूडेंट जो है मेरा बीईपी, तो इसका मतलब क्या है, मेरे 10 स्टूडेंट तक मेरे घर में तो कुछ नहीं आया, वो मेरा बीईपी लेवल चला गया। तो अगर हाँ एक इंडस्ट्री का या एक कंपनी का ब्रेक इवन पॉइंट हाई है, ब्रेक इवन पॉइंट हाई क्यों रहेगा, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट हाई है, फिक्स्ड कॉस्ट हाई है ना। अगर ये फिक्स्ड कॉस्ट 5,000 रहता तो मेरा तो ब्रेक इवन यही 4 स्टूडेंट ही होता। अगर मेरा एग्जैक्टली। फिक्स्ड कॉस्ट हाई है तो मेरा बीईपी भी हाई है, फाइन। और हाँ बीईपी हाई है तो मुझे प्रोडक्शन या सेल्स को भी बहुत बढ़ाना पड़ेगा, तो हम्म वही चीज यहाँ पे बता रहे हैं। ओके, तो मुझे देखना पड़ेगा वो इंडस्ट्री में बीईपी कैसा है। द मोर द फिक्स्ड कॉस्ट, द हायर विल बी द ब्रेक इवन पॉइंट एंड हायर विल बी द सेल्स वॉल्यूम टू बी अचीव्ड। ठीक है, अभी नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज अवर, ये फैक्टर्स हो गया की कैरेक्टरिस्टिक में। फर्स्ट फैक्टर्स हमने पढ़ा फास्ट सेल्स एंड अर्निंग परफॉर्मेंस। ठीक है, इसके बाद हम लोग आ जाते हैं परमानेंस। परमानेंस, बाई परमानेंस, परमानेंस का नाम से ही समझ में आ रहा है, द प्रोडक्ट्स एंड टेक्नोलॉजी ऑफ पर्टिकुलर इंडस्ट्री नॉट बिकमिंग ऑब्सोलेट इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। परमानेंट को लेकर है ये परमानेंसी। If the industry is not permanent, then investing in that industry altogether becoming a losing proportion. In some of the cases, a product with additional features manufactured by employing superior technology makes the existing product totally irrelevant, or at least results in the manufacturing process becoming a commercially inviable proposition. हमें देखना है जिस इंडस्ट्री पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसकी पोजीशन कैसी है, उसका स्टैंड कैसा है। जैसे टेक्नोलॉजी रिलेटेड प्रोडक्ट में अगर करते हैं ना, टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी जल्दी अपग्रेड हो रही है, ऑब्सोलेट हो रही है, तो वो एक मैंने हमें कमर्शियली देखना है वायबिलिटी कितनी है। In this age of rapid technological development, this factor plays a crucial role in industry analysis. The government's role is also an important factor affecting the permanency of the industry. अभी ये भी important है कि गवर्नमेंट का कोई एक्शन ना हो उस स्पेसिफिक इंडस्ट्री को लेकर। अगर गवर्नमेंट कुछ स्पेसिफिक इंडस्ट्री को लेकर कोई एक्शंस लेती है तो डेफिनेटली वो प्रॉब्लम कर सकता है ना, तो वो एक हाँ फैक्टर। नेक्स्ट पॉइंट इज दी गवर्नमेंट एटीट्यूड। हम लोग जब भी इंडस्ट्री को एनालाइज करते हैं तो उसमें हमें गवर्नमेंट के एटीट्यूड को समझने की ज़रूरत है कि गवर्नमेंट किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रही है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या है, रेगुलेशंस क्या है रेफरेंस टू दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्री विच वी आर प्लानिंग टू इन्वेस्ट इन। द गवर्नमेंट पॉलिसीज लाइक डी रेगुलेटिंग एन इंडस्ट्री बाय अलाउइंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट। कभी कभी क्या करती है गवर्नमेंट, डी रेगुलेट कर देती है कोई इंडस्ट्री को, डी रेगुलेशन रेगुलेशन के अंदर नहीं है, बाय अलाउइंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहा है, हाई टैरिफ्स इम्पोज कर रहे हैं, या इम्पोर्ट और रेस्ट्रिक्टिव लेजिस्लेशंस है, हैव अ बियरिंग ऑन द परफॉर्मेंस. Some of the legal restrictions results in the profit being very low for a particular industry. Thus, an analyst, for that matter, an investor should be thorough with various government regulations and their implication and should be able to predict, at least broadly, the changes likely to take place in the regulations in the near future. बहुत ज़रूरी है जब आप इन्वेस्टमेंट करो तो उसमें गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज आ रही है, नई पॉलिसीज आ रही है रिगार्डिंग डिफरेंट इंडस्ट्रीज, उसको हमको समझने की ज़रूरत है। उसके लिए आपको थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा, चार्ट आउट करना पड़ेगा, डेली के डेली अपडेट्स देखने पड़ेंगे, और फिर उस स्पेसिफिक इंडस्ट्री में क्या गवर्नमेंट एक्शंस लेने वाली है वो भी देखना होगा। नेक्स्ट इज द लेबर कंडीशन। इंडस्ट्री जब आप पढ़ते हो इंडस्ट्री एनालिसिस तो वहाँ पे लेबर कंडीशंस को भी हमें देखना है। This is an important factor to be considered in industry which are labor intensive. An analyst should examine the various provisions of the labor laws and also go into the possible reasons that may halt the production process and its fallout on the profits of the industry. In case of a prolonged strike, a labor-intensive firm will not only lose its customer and goodwill, but also may not be able to cover its fixed costs in certain cases. अगर सपोज लेबर लॉज में कुछ चेंज हुआ, ठीक है, तो लेबर लॉज का क्या इफेक्ट होगा आपके प्रोडक्शन प्रोसेस में, अगर कोई ट्रेड यूनियन का झमेला हुआ तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा, तो ये सब कुछ हमको जरूरत है जानने की। देन नेक्स्ट वन इज
कॉम्पिटिटिव कंडीशंस, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव कंडीशंस को समझना. While analyzing this situation, the three general type of barriers that an analyst should concentrate on are existing of product differentiation. फर्स्ट हो गया एग्जिस्टेंस ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, मतलब मेरा प्रोडक्ट दूसरों से डिफरेंट कैसे है. कॉम्पिटिटिव कंडीशन जब हम देखेंगे तो सबसे पहले मुझे यही देखना पड़ेगा, एग्जिस्टेंस ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, मतलब मेरा प्रोडक्ट दूसरों से अलग कैसे है. एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज, अब ये तो सीधी सी बात है भाई, जो फर्स्ट मूवर रहता है, जो लीडर है, इंडस्ट्री लीडर, उनको ये एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज मिलता है. एडवांटेजेस राइजिंग फ्रॉम इकोनॉमीज ऑफ स्केल, अब जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनको जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल का एडवांटेज मिलेगा. इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब जैसे जिस स्केल में आप ऑपरेट कर रहे हो, जैसे एक होता है ना छोटे स्केल पे या बड़े स्केल पे, तो उस स्केल में आपको एडवांटेज क्या मिल रहा है. जैसे कोई कंपनी अगर बड़ी हो रही है तो जितनी बड़ी हो, जैसे मैं अगर 10 स्टूडेंट को एक संग पढ़ा रही हूँ, तुम्हारे संग 10 स्टूडेंट को एक संग पढ़ा रही हूँ, तो मेरा इकोनॉमीज ऑफ स्केल कितना होगा, मुझे एडवांटेज कितना होगा ना पढ़ाने का. मैं अगर तुमको अकेले को पढ़ा रही हूँ और 10 जन को एक संग पढ़ा रही हूँ तो एडवांटेजेस, तो वैसे बड़ी बड़ी कंपनीज को नॉर्मली इकोनॉमीज ऑफ स्केल का एडवांटेज होता है. तो an analyst or a prospective investor should consider investment in an industry which is well protected. तो ये चीजें हमें देखनी है कि इंडस्ट्री कितना ज्यादा प्रोटेक्टेड है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कुछ बैरियर्स होते हैं जो नए एंट्रेंट्स को आने ही नहीं देते हैं एग्जिस्टिंग फॉर्म में. जैसे आपका एग्जिस्टेंस ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, ऐसा प्रोडक्ट आप मार्केट में हो, ऐसी इंडस्ट्री में हो जहाँ दूसरे लोग आ नहीं सकते, तो आपका एक ब्रांड लॉयल्टी ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगा, लोग आपको छोड़ के जाएंगे नहीं. परफॉर्मेंस, सेल्स और परफॉर्मेंस अच्छी होनी ही है. इंडस्ट्री शेयर प्राइसेस रिलेटिव टू इट्स अर्निंग, अब आ गया इंडस्ट्री शेयर प्राइसेस, क्या लिख रही हूँ मैं, रिलेटिव टू इट्स अर्निंग. इसका मतलब कंपनी की जो अर्निंग्स है उसके हिसाब, इंडस्ट्री की अर्निंग्स है उसके हिसाब से शेयर प्राइसेस कैसा चल रहा है. इन एडिशन टू द वेरियस फैक्टर्स वी हैव बीन लुकिंग एट, द एनालिस्ट आल्सो हैज टू लुक at the present share prices. In this case an underpriced share would be the best bet. यहाँ पे बता रहा है इंडस्ट्री का जो अर्निंग्स है उसके हिसाब से इंडस्ट्री का शेयर प्राइसेस कैसा चल रहा है. अगर एक शेयर अंडर प्राइस्ड है तो बता रहा है, थ्योरेटिकली तो यही बता रहा है कि इफ इन दिस केस एन अंडर प्राइस्ड शेयर वुड बी द बेस्ट बेट, तो जो शेयर अंडर प्राइस्ड है वो एक इन्वेस्टर के लिए अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है. Also, he should examine the fact that the share prices are not high due to the overzealous nature of the investor to acquire the shares of the firms in a new industry. कभी कभी क्या होता है शेयर प्राइसेस बहुत हाई होती है जस्ट इन्वेस्टर्स की विलिंगनेस के, माने ओवरजेलस इन्वेस्टर्स नहीं खरीदना है, कभी कभी वो सारे लोगों के कारण भी शेयर प्राइसेस हाई हो जाती हैं, अननेसेसरी हाई हो जाती है. ठीक है. यूजुअली द शेयर्स ऑफ दिस कंपनीज experience high fluctuations depending on the crowd behavior. जो शेयर्स ऐसे मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू के आसपास नहीं है, वो सब मतलब अपने आप ही बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, बढ़ रहा है, ज्यादा बढ़ रहा है, वो सब जो है ना उनमें काफी हाई फ्लक्चुएशन देखने मिलेगा ड्यू टू क्राउड बिहेवियर, भीड़ वाली बिहेवियर के कारण. अभी भीड़ वाली बिहेवियर तो तुम्ही को समझ में आएगा, मार्केट में तुम ही लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, वॉल्यूम देख के ही पता चल जाता है. हाँ कितना भीड़ है. हाँ, तो भीड़ के कारण वो बहुत फ्लक्चुएशन क्रिएट करते हैं, ऐसा बोल रहा है, बुक में ऐसे ही बता रहे हैं. हाँ, वॉल्यूम देख के वो अंकल भी उस दिन बोल रहे थे, वॉल्यूम देख के ट्रेड कर, कितना वॉल्यूम ट्रेड हो रहा है. चलो अब हम लोग आ जा रहे हैं इंडस्ट्री लाइफ साइकिल में. Many observers believe that industries evolve through 4 stages. अब देखो इंडस्ट्रीज, जो कोई भी इंडस्ट्री लाइफ साइकिल में जब जाओगी तुम, इंडस्ट्री हो, प्रोडक्ट हो, मार्केट लाइफ साइकिल सब ऐसे ही जाता है. पायनियरिंग, एक्सपेंशन, स्टेबलाइजेशन एंड देन डिक्लाइन, ये ऐसा फेज जाता है. ये फर्स्ट फेज को हम लोग बोलते हैं पायोनियरिंग, इस फेज को बोलेंगे पायनियरिंग. ठीक है. ये हो गया तुम्हारा एक्सपेंशन, इस
फेज में, और यहाँ तक हो गया स्टेबलाइजेशन का फेज। ठीक है, और ये इस लेवल में आ गई तुम्हारे डिक्लाइन, तो दिख ही रहा है डिक्लाइन जैसा है। अब देखो, there's an obvious parallel in this idea to human development. The concept of an industry life cycle should apply to industries or product lines within industry. The industry life cycle, अब हम आ जाते हैं pioneering stage में. In this stage, rapid growth and demand occurs. Pioneer, इस टाइम में आप इंडस्ट्री में आए हो, you are pioneering in that industry. तो अचानक से रैपिड ग्रोथ होगा, डिमांड होगा. All the number of companies within a growing industry will fail at this stage because they will not survive the competitive pressure. एकदम नए नए आप मार्केट में आ रहे हो सकता है कोई कोई कंपनी सर्वाइव भी ना कर पाए, एकदम घुस रहे एंटर कर रहे हैं. मोस्ट एक्सपीरियंस, बट ज्यादातर कंपनीज का रैपिड ग्रोथ होता है इन सेल्स एंड अर्निंग, पॉसिबली एट एन इंक्रीजिंग रेट. The opportunities available may attract a number of companies as well as venture capital. Considerably jockeying for position occurs as the companies battle each other for survival, with the weaker firms failing and dropping out. Investor risk in an unproven company is high, but so are expected return if the company succeed. At the pioneering stage of an industry, it can be difficult for security analysts to identify the likely survivor, just when the ability to identify the future strong performers is most valuable. ये जो टाइम है, इस टाइम में एक दो कंपनी आई, पायनियर कर रही है उस इंडस्ट्री में, पायनियर कर रही है. कोई भी आप इंडस्ट्री ले लो जिसमें पायनियर मतलब क्या, जो एकदम नहीं आई, कोई लीडर आया जैसे. अब उस लीडर के काम को देखकर बहुत सारे फॉलोअर्स कूद पड़ते हैं, नई इंडस्ट्री में नया एक काम लेकर कूद पड़े बहुत लोग, बट सब कोई तो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि कंपटीशन बहुत इंटेंस होता है उस टाइम में. नया इंडस्ट्री है, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, बट इस टाइम में इन्वेस्टर को ये समझना कि वो कौन पायनियर करेगा, कौन इंडस्ट्री में सर्वाइव करेगा और कौन नहीं रहेगा. उस टाइम में अगर आपने देख लिया कि कौन सक्सेसफुल होगा, अच्छे से अगर आइडेंटिफाई कर लिया, तो डेफिनेटली यू विल बी द विनर, वेयर इज यू विल बी द लूजर, बिकॉज इस सेगमेंट में आइडेंटिफाई करना इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि अचानक से बहुत लोग कूदेंगे, बहुत सारे कंपटीशन होगा, फिर यहाँ तक आते आते बहुत लोग निकल भी जाएंगे, हो सकता है 2 या 4 लोग रह जाएंगे, और फिर उनका एक्सपेंशन होगा. क्योंकि इस टाइम में क्या हो रहा है, इस टाइम में एक नई चीज आई, नया मार्केट आ रहा है, नया इंडस्ट्री में आप घुस रहे हो, तो डेफिनेटली कॉम्पिटिटिव प्रेशर भी आ जा रहा है, क्योंकि बहुत लोग आ रहे हैं, बट सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं. बाय द टाइम इट बिकम्स अपरेंट फॉर द रियल विनर्स आर their prices may have been bid up consciously beyond what they were in the early stages of development. अब जब तक आप सोच पाओ कि कौन कौन इस लेवल तक घुसेगा, एक्सपेंशन तक, प्राइसेस बहुत हाई हो जाएगा. ठीक है. Expansionary stage. In this stage, the survivors from the pioneer stage are identifiable. अब expansion इस stage में, जो इस stage को cross करके गया वही यहाँ पर पहुँच पाएगा. They continue to grow and prosper, but the rate of growth is more moderate than before. अभी यहाँ पर बहुत moderate हो जाएगा, जैसे यहाँ पे बहुत peak एकदम high growth हो रहा था, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा growth होगा, बहुत high speed में growth नहीं होगा. At the expansion stage of the industries are improving their products and perhaps lowering their prices. इस स्टेज में क्या हो रहा है, प्रोडक्ट को आप इम्प्रूव कर रहे हो और प्राइसेस को, दाम को कमा रहे हो प्रोडक्ट के. दे आर मोर स्टेबल एंड सॉलिड एट दिस स्टेज एंड दे ऑफन अट्रैक्ट कंसिडरेबल इन्वेस्टमेंट फंड. एक्सपेंशन स्टेज में बहुत स्टेबल हो जाएगी और दे अट्रैक्ट कंसिडरेबल इन्वेस्टमेंट फंड. Investors are more willing to invest in this industry now that their potential has been demonstrated with the risk of failure decreased. जब एक इंडस्ट्री में कंपनीज इस स्टेज में पहुंच गई है, या आप एक इंडस्ट्री को ही ले लो जो इस स्टेज में पहुंच गई है, तो इस स्टेज में बहुत स्टेबल है, लोग आसानी से इन्वेस्ट करना चाहेंगे. Financial policies become firmly established at this stage. The capital base is widened and strengthened. Dividend often becomes payable, further enhancing the attractiveness of. अब क्योंकि एक्सपैंड हो रहा है, कंपनी इंजॉय कर रही है प्रॉफिट, और भी डिविडेंड वगैरह डिक्लेयर कर रही है, तो क्या होगा, और भी ज्यादा इसके प्रोस्पेक्ट बन रहे हैं, और भी ज्यादा इन्वेस्टर्स लोग इन्वेस्ट करेंगे इस कंपनी. ठीक है. देन द नेक्स्ट स्टेज स्टेबलाइजेशन. ये स्टेबलाइजेशन वाला यहाँ तक आ गया, इस स्टेज तक स्टेबलाइजेशन चलता है. फाइनली इंडस्ट्रीज इवॉल्व. देखो क्या होता है, हम एक स्टेज को क्रॉस किए जहाँ पे हमको अपने आप को बचाना था पायनियरिंग में,
उसके बाद एक्सपैंड कर रहे हो, आप फर्दर एक्सपैंड कर रहे हो, एक्सपैंड करने के बाद आपको स्टेबल करना होता है। अभी जैसे तुम पायनियर कर रही हो, उस स्टेज को क्रॉस की तब तुम एक्सपैंड करोगे, तुम सक्सेसफुल सक्सीड कर पाई रह पाओ तो एक्सपैंड करोगे, फिर एक्सपैंड करने के बाद तुम सोचोगे बस इतना में अब स्टेबल करना है। स्टेबलाइजेशन समटाइम रेफर टू एज मेच्योरिटी स्टेज एट विच द ग्रोथ बिगिंस टू मॉडरेट। यहाँ पे मॉडरेट आपका एक लेवल पे आ जाएगा, इस लेवल के बाद और ज्यादा इनकम नहीं होगी। Sales may still be increasing but at much lower rate than before. Products become more standardized and less innovative. The marketplace is full of competitors and costs are stable rather than decreasing through efficiency moves and so on. Stagnation may occur for considerable period of time. Stabilization में क्या होता है, stagnation भी आ जाता है, ठीक है, एक तरह से। This three-part classification evolvement is helpful to investor in assessing the growth potential of different companies in an industry. एक इंडस्ट्री में different companies का growth potential क्या है, इसको समझने के लिए ये इंडस्ट्री लाइफ साइकिल बहुत हेल्प करेगा। Based on the stage of the industry, they can better assess the potential of companies within that industry. However, there are limitations to this type of analysis. Firstly, it is only a generalization. An investor must be careful not to attempt to categorize every industry on all companies within a particular industry into neat categories that may not apply. ये जो इंडस्ट्री एनालिसिस है एकदम डिटेल्स में आप एकदम नीटली अच्छे से एप्लीकेबल ना भी हो। Second, even the general framework may not apply to some industries that are not categorized by many small companies struggling for survival. Finally, the bottom line in security analysis, stock prices, the function of the expected. अच्छा मैं ना स्टेबलाइजेशन स्टेज नहीं पढ़ाती यार, यहाँ तक रहती हूँ, एक्सपेंशन अच्छा तक ठीक है। रहती हूँ, ठीक है, क्योंकि लाइन कभी भी कट